स्वागत है आपका दोस्तों प्यारे से हमारे मैगी शो चैनल में। और मैं आज आपके लिए फिर से पूरी सी फुल मूवी लव स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक लव स्टोरी है। एंड इस कहानी में दो हीरो होने वाले हैं, सेकंड हीरो एंड फर्स्ट हीरो। जहाँ पे हमारी हीरोइन का नाम शाह होता है और विलन का नाम जिया होता है। और इस कहानी के हमारे पहले हीरो का नाम फू होता है। और इस कहानी के हमारे सेकंड हीरो का नाम मिस्टर जी होता है। तो ड्रामा चालू होता है। तो सबसे पहले इधर हमारी हीरोइन शाह से मिल लेते हैं, जहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है। कर्जा उसके पिता के ऊपर होता है। फादर के मरने के बाद अब कर्जा उसके नाम पर चला जाता है। और हम जानते हैं कि स्टोरी कैसे चालू होती है। तो चलिए थोड़ा सा हमारी हीरोइन के पास में चले जाते हैं, जहाँ पे उसे कसिनो में बेचा जा रहा होता है। बेचने वाला कह रहा होता है कि मैं इसे ऊंची कीमत पे बेचूंगा, और जो एक और ख़रीदने वाला होता है वो कह रहा होता है कि मुझे इस कीमत पे दे दो इस लड़की को। जहाँ पर हमारी हीरोइन को लग रहा होता है कि अब तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाएगी। तभी वहाँ पे एक रोशनी बन के एक लड़के की एंट्री होती है। एंड ये इस कहानी का दूसरा हीरो होता है, एंड इसी का नाम मिस्टर जी होता है, जो कि बहुत माफिया होता है। इसका काम ही होता है कि लोगों को मारना पीटना धमकाना। और इधर हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि ये आदमी कौन है, तभी जो मिस्टर जी आते हैं वो हमारी हीरोइन शाह को अपनी तरफ खींचते हैं। एंड इसके बाद वो बोलते हैं कि ये लड़की अब से मेरी हुई और मैं इसे अपने पास ले जाऊंगा और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। जो लोग उसकी तरफ बोलते हैं कि नहीं हम इस लड़की को जाने नहीं देंगे, तो मिस्टर जी उनकी तरफ बंदूक तान देता है कि मेरे सामने किसी की भी बोलने की ना औकात है और साथ में ना ही हिम्मत। तुम कौन होते हो मेरे सामने बोलने वाले। और इसके बाद वो शाह को अपनी बाहों में उठाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले चल रहा हूँ और अब से तुम मेरी हुई। और ऐसा उसे बोलते हुए उसे उठा के वहाँ से लेके जाता है। एंड ये सब हमारी हीरोइन का पास्ट होता है। इस तरीके से वो मिस्टर जी से मिली होती है और मिस्टर जी ने उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई होती है। पहले तो उसे फाइटिंग करना सिखाया होता है कि वो दूसरों से लड़ सके, उसे गोली चलाना सिखाए होते हैं। पढ़ना लिखना वो तो उसे आता था, लेकिन बिजनेस वाली चीज़ें भी सिखाए होते हैं। और कैसे किसी की चोरी पकड़ी जाती, बहुत सारी चीज़ें सिखाए होते हैं। उसे एक दो मिशन पे भी भेजते हैं जिससे वो चोरों को पकड़ सके, पैसा निकाल सके। और ये सब चीज़ें करती भी है, जिससे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाती है। अब वो पहली वाली शान नहीं रहती जिसके पास दिमाग नहीं होता, बहुत मासूम थी। वो पूरी बदल जाती है और अब वो बहुत स्मार्ट होती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि कौन उसके साथ अच्छा कर रहा है और कौन बुरा बिहेवियर कर रहा है, और उसे किस तरीके से कैसे बदला निकालना है। मिस्टर जी समझाता है कि तुम चिंता मत करो। तभी जी ग्रुप के ही एक बंदा हमारी हीरोइन को छेड़ रहा होता है, मिस शाह को। और जब ये बात मिस्टर जी को पता चलती है कि उन्हीं की टीम में से कोई एक बदमाश है जो कि शाह को छेड़ता है, तो मिस्टर जी ने उसको पीटा और उस दिन से उसी बंदे को वहाँ से निकाल दिया हमेशा के लिए। और पता चलता है कि वो जो बंदा निकाला गया था उसका कुछ कनेक्शन था जी फैमिली के लोगों से। जब ये बात जी के फादर को पता चलती है कि तुमने अपने रिश्तेदार के लोगों को निकाल दिया इस ग्रुप से, तो वो अपने बेटे को पीटते भी है कि तुम इस लड़की की वजह से ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन वो बोलता है कि आप मुझे मार भी डालोगे ना, तब भी मैं शाह को कुछ भी होने नहीं दूंगा और ना कोई मेरे सामने शाह को पीट सकता है। शारदा देखती है कि मिस्टर जी को पीटना चाह रहा है, लेकिन वो उसे एक भी चोट लगने नहीं दे रहे। और इन दोनों का रिश्ता काफ़ी करीब हो जाता है। शॉ को लगने लगता है कि मिस्टर जी उसे लव करता है और आगे चल के वो उसे अपनी बीवी बनाएगा। लेकिन शॉ बताती है इस कहानी में कि ये सब उसका एक बहुत दुख भरा सपना था। आगे तो उस दिन उसकी हुई जब मिस्टर जी ने उसे बताया कि उसकी एक मून लाइट है जो कि विदेश से पढ़कर आ रही है और तुम्हें उसे पिकअप करने के लिए जाएगा, और उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मेरे आसपास कोई लड़कियां रहें। ये सुनने के बाद तो शाह के होश उड़ जाते हैं कि 10 साल से वो अपने बॉस मिस्टर जे के साथ थी, और आज उसे पता चल रहा है कि मिस्टर जे की ऑलरेडी कोई लवर है और वो विदेश से वापस आ रही है, चाइना। ये सुनने के बाद तो उसका दिल ही टूट जाता है कि जो मास्टर जी थे वो उसके साथ खेल रहे थे, वो उसे बिल्कुल भी लव नहीं करते थे। ये सुनने के बाद तो उसका दिल ही टूट जाता है। वो उसे एड्रेस देते हैं कि इस जगह पे तुम्हें उसका सामान वगैरह रखवाना होगा। और इसके बाद उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना मुंह फेर लेती है। और मिस्टर जी उसे बोलते हैं कि अगर तुम नहीं चाहती हो, कि तुम जाना नहीं चाहती हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह किसी और को भेज दूंगा कि वो मून लाइट को पिकअप कर ले एयरपोर्ट से। लेकिन वो बोलती नहीं मास्टर, मैं खुद चली जाऊंगी, वैसे भी मैं तो आपकी सर्वेंट हूँ, आप मेरे मास्टर हैं, मेरा यही तो ही काम है। वो उसे बोलता है जैसा तुम चाहो। इसके बाद उसके बाल खींच रहा होता है, लेकिन वो कहती है मैं अपने बाल खुद ही कंघे से खींच लूँगी, और वहाँ से वो चली जाती है।
और तब भी वो जा रही होती है तो मास्टर जी उसे रोकते हैं कि हमारे ग्रुप में से कोई लड़का तुम्हें पसंद करता है और वो चुपके चुपके से तुम्हें देखता भी है। अगर तुम्हें वो लड़का पसंद हो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा और मैं तुम्हारे लिए दहेज भी दूंगा। ये सुनने के बाद तो उसका और ही दिल टूट जाता है। समझ में आ जाता है कि जो मास्टर जी हैं वो बिल्कुल भी उसे लव नहीं करते, बल्कि वो उसके साथ खेल रहे होते हैं खिलौने के तरीके। और अब उनका मन बढ़ चुका है और वो मुझे अब छोड़ने वाले हैं। एंड उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है। इधर वो उसे बोलते हैं कि तुम क्या सुन रही हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो कहती है कि जी मास्टर, अगर मुझे वो लड़का पसंद आएगा तो मैं आपसे दहेज के लिए बात करूँगी। फिर कहती है ठीक है मास्टर, अब आपको आराम करना चाहिए, अगर और भी कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है कि मास्टर जी को बिल्कुल भी ना लगे कि मैं दुखी हूँ। और वहाँ से उसके बाद वो कमरे के बाहर निकलती है, रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, दर्द बाहर उठता है कि वो 10 साल से जिसके साथ रह रही थी, जिसके साथ वो खुश थी, एकदम से सब चीज़ें एक दिन में पलट गई। क्योंकि उसकी एक और लवर है और वो आ रही है। अब मिस्टर जी उसका नहीं बल्कि अब वो किसी और का हो चुका है। अब वो सोचती है कि अब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मिस्टर जी ने साफ उससे कहा है कि वो उसकी शादी किसी के साथ भी करवा सकते हैं और वो दहेज देने के लिए भी तैयार है। वो बहुत ही दुखी होती है। अगले दिन मॉर्निंग में फिर से जो मिस्टर जी होते हैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और मिस्टर जी बताते हैं कि मेरी मून लाइट आज वापस आने वाली है। वो तुरंत ही एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं। वो नोटिस करती है कि जो मिस्टर जी है बाबा घड़ी देख रहे हैं। 10 साल से मैं उनके साथ हूँ, मैंने कभी भी उनको इतनी चिंता करते हुए नहीं देखा। आज उनकी मून लाइट आ रही है तभी वो इतनी चिंता कर रहे हैं। मास्टर जी ये सब देख के उसे बहुत ही उसके दिल में दर्द होता है, दर्द बहुत ज़्यादा उसे तेज से होता है कि बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, उसे विश्वास ही नहीं होता। तभी वो देखती है कि सामने से मून लाइट आ जाती है और आते ही वो सीधा निशाना हमारी हीरोइन शाह पे मारती है कि ये लड़की कौन है, क्या तुम्हारी लवर है, और उसके गले में इतना डायमंड का महंगा हार क्या कर रहा है। और वो बोलती है कि मुझे ये महंगा हार चाहिए और अभी के अभी चाहिए। ये सुनने के बाद तो मिस्टर जी समझाता है कि देखो मैंने उसे ऑलरेडी नेकलेस पहले दे दिया है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए और भी खरीद दूंगा। लेकिन वो बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं जो कुछ भी चाहूँगी तुम वो सब मुझे दोगे ना, तो मैं अभी इसके गले से वो हार चाहती हूँ। और उसके गले से हार छीन लेती है, उसे निकालने का भी समय नहीं देती कि शाह अपने गले से हार निकाल ले। वो झटपट हाथ मार के हार को छीन लेती है और उसके गले में चोट भी लग जाती है और हार में खून लगा होता है तो उस हार को फेंक देती है, जिससे वो हार वो टूट जाता है। मिस्टर जी इसके बाद बोलते हैं कि तुम एक काम करो, मेरी मूनलाइट की तरफ से गिफ्ट तैयार करो और ये गिफ्ट तुम्हें फू परिवार के बेटे को देना होगा। और उसे एक काम करने के लिए बोलते हैं। इधर जो मूनलाइट जिया होती है वो बोल रही होती है कि मुझे बस मिस्टर फू चाहिए। ये देख के मिस्टर जी बोलते हैं कि फू यहाँ पे नहीं आएगा, अगर तुम्हें फू चाहिए तो तुम्हें पहले उसको गिफ्ट भेजना चाहिए। और क्योंकि जो हमारी शाह है बहुत टैलेंटेड है, उसकी नज़र काफ़ी अच्छी है, तो वह गिफ्ट तैयार करेगी और तुम्हारी तरफ से मिस्टर फू को देने जाएगी। इसके बाद वो मिस्टर फू के बॉडीगार्ड्स को मारती है, पीटती है, क्योंकि वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते। और मिस्टर फू के इलाके में पहुंच जाती है, बोलती है कि हमें मिस जिया की तरफ से आपके लिए ये घड़ी लेके आई हूँ एंड ये घड़ी बहुत ज़्यादा प्रीसियस है और बहुत ही महंगी है, आपको गिफ्ट पसंद आएगा। वो उसे घड़ी लेते हैं, बोलते हैं कि ये घड़ी वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पता है कि घड़ी तुमने पसंद करी है ना कि जिया ने, क्योंकि जिया इतनी अच्छी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता, वो एकदम बेवकूफ़ है। इसके बाद बोलता है कि तुम्हारे गले में चोट लगी है, तुम्हें नेकलेस पहन लेना चाहिए, इससे तुम्हारे गले की चोट ढकी रहेगी। और हमारी हीरोइन से पूछती भी है कि सर एक पार्टी होने वाली है मिस जिया की एंट्री में, तो आप आएंगे क्या, प्लीज़ आइएगा। वो बोलता है अगर तुम उस पार्टी में आओगी तो मैं भी उस पार्टी में आऊँगा। वो ऐसा हमारी हीरोइन मिस शाह से बोलते हैं। मिस शाह बोलती है कि मैं तो अपने मास्टर की वर्कर हूँ, मेरा बस जो काम था मैं वो आपको बताने के लिए आई हूँ मास्टर फू। और इसके बाद बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद वो दिन आता है जहाँ पे उसे मास्टर जी से बोलते हैं कि तुम्हें अपना सामान पैक करके यहाँ से जाना चाहिए। और वो तभी नोटिस करते हैं कि आज तुम्हें इतना लेट हो गया और तुमने नेकलेस कहाँ से लिया है, तुमको किसने दिया। वो बोल देती है कि नेकलेस मुझे मिस्टर फू ने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे घड़ी पसंद आई तो मैं रिटर्न गिफ्ट में नेकलेस दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे नेकलेस छीन लेता और बोलता कि ये मत बोलो कि तुम मेरी वर्कर हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम किसी के भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो। और उसका सामान उसे दे देता है, बोलते हुए कि अब तुम्हारा वाला कमरा जिया ने पसंद कर लिया है एंड वो तुम्हारे कमरे में रहेगी, तुम कहीं और किसी कमरे में शिफ्ट हो जाओ। वो उसकी दोबारा चिपकने की कोशिश करता है तो बोलती है कि आप मिस जिया कभी भी आ सकती हैं। ये सुनने के बाद तो वो दूर हट जाता है। वो बोलती है ठीक है बॉस, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद पार्टी वाला दिन आ जाता है। उसके बॉस बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके से ये ड्रिंक पिलानी होगी मास्टर फू को। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि मास्टर फू के पास पहुँच जाती है, बोलती है कि मैं ड्रिंक अपने मास्टर जी की तरफ से लेके आई हूँ।
मास्टर फूड, इस ड्रिंक को पी लीजिए। वो कुछ भी नहीं बोलता। वो कहती है अगर आपको शक हो रहा है कि इसमें कुछ मिला है तो मैं इस ड्रिंक को पी के दिखा देती हूँ, आपका शक दूर हो जाएगा कि इस ड्रिंक में कुछ भी नहीं है। वो उसे बोलता नहीं, मैं इतना भी शक नहीं करता किसी पे, अगर तुमने इतनी बात कह दी तो इसका मतलब है कि इस ड्रिंक में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। वो उसके हाथ से वाइन वाला गिलास लेता है और बोलता है मैं इस ड्रिंक को खुद ही पी लेता हूँ। और इसके बाद वो उसके सामने पूरी ड्रिंक पी लेता है। ड्रिंक पीने के बाद ही तुरंत ही उसे चक्कर आने लगता है। वो तो हैरान हो जाती है कि इस ड्रिंक में कुछ नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद उसे जो काम मिला होता है वो अपना काम करती है। फू को एक रूम में लेके जा रही होती है और अपने मास्टर जी को इशारा करती है कि आपने जो मुझे करने के लिए कहा था वो आधा काम मैंने कर दिया है। इधर जो मिस्टर जी होता है उसे बुरा लग रहा होता है कि शाह ये क्या करने जा रही है, लेकिन वो अपने दिल को संभालता है कि वो शाह को नहीं बल्कि अपनी मूनलाइट जिया को लव करता है। इधर हम फू को देखते हैं जो कि एकदम से उसे होश आ जाता है, पता चलता है वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। और वो हमारी हीरोइन को उठाता है और बोलता है कि मैं नशे में बिल्कुल भी नहीं था। वो तो डर जाती है। इसके बाद वो उसे किस कर लेते हैं बोलते हुए कि अब तुम बचने नहीं वाली हो मुझसे। और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पे ही नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं। इधर जो मास्टर जी होता है परेशान होता है, उसे उलझन सी हो रही होती है कि वो क्या कर रहा है, उसे जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, शॉ को भेजना चाहिए था कि नहीं भेजना चाहिए था फू के पास। तभी वहाँ पे उसकी लवर मूनलाइट जिया आ जाती है। वो बोलती तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया। तभी यहाँ पे जी बोलता है कि तुम अपने मिस्टर फू का एक प्यारा सा चेहरा भी देख लो कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये देखिए जिया बोलती तुम क्या बकवास कर रहे हो जी। वो कहता तुम्हें मैं खुद ही सच दिखाने ले चलता हूँ कि असली सच क्या है। जब जिया अपने आंखों से देखती है कि वो जिस लड़के फू को पसंद करती है वो ऑलरेडी शाह के साथ सब कुछ कर चुका है और शाह भी उसके साथ ही बेड पे लेटी हुई है। ये देखने के बाद तो जिया को विश्वास ही नहीं होता। वो तुरंत ही जी के पास जो बंदूक होती है उन्हें निकाल लेती है और पॉइंट आउट करती है शाह के कि मैं इस कुत्तिया को नहीं छोड़ूंगी। पहले तो ये जी की तरफ चिपकती रही, अब जी का पीछा छोड़ा तो तुम्हारे पीछे चली गई, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पे मिस्टर फू बोलते पहली बात तो अब इससे मेरी हुई और ये मेरा कमरा, अगर तुमने ऐसे करने की कोई भी हिम्मत करी ना तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को गायब कर दूंगा। और वहाँ से जी को और जिया को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उन दोनों के जाने के बाद वो हमारी हीरोइन शाह से शादी की बात करता है। इधर शाह सोचती है कि चलो भले नकली शादी होगी, कम से कम वो अपने मास्टर जी से पीछे तो छुटा सकती है। और देखती है कि मास्टर फू की तरफ से एज अ शादी गिफ्ट उसके पास बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ, नेकलेस, ज्वेलरी वगैरह आई है। अब उसके पास जो कुछ भी पैसा होता है वो अपना अलग रख रही होती है क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है, तब उसको नया घर मिलने वाला होता है तो अपना सामान पैक कर रही होती है। तो जिया बोलती है कि तुम इसके पास जो भी कुछ सामान है मुझे सारा सामान चाहिए। ये देखने के बाद मिस्टर जी बोलते हैं मेरे पास और भी सामान है, तुम वो ले लो, ये सामान उसका है। लेकिन वो बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इसका सामान चाहिए, किसी भी कीमत पे तुम इससे बोलो कि मुझे ये सामान दे। मिस्टर जी को मजबूर होना पड़ता है जिया के कहने पे और वो शाह से बोलते हैं कि तुम ये सामान यहीं पे रख दो, जितना भी तुम्हारे पास ज्वेलरी पैसा है। वो साफ साफ बोलती है कि देखो बॉस, आपने मुझे कसिनो से बचाया था, मुझे लोग बेचने जा रहे थे, आपने मुझे बचाया, लेकिन मैं आपके लिए काम करती थी, मैंने आपके लिए भी बहुत बार अपनी जान गंवाई है। आपको लोग मारने के लिए आ रहे थे तो बीच में मैं खड़ी होकर गोली खाती थी, आपको मैंने 3-4 बार बचाया, इसलिए हमारा कर्ज ये भी ख़त्म होता है। और ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे इनाम है, मैंने इन्हें अपने हक से और अपनी मेहनत से जीता है, मैं मिस जिया को बिल्कुल भी दे नहीं सकती हूँ। और वैसे भी आजकल में कोई बड़ी नीलामी होने वाली है तो आप मैडम जिया को वहाँ ले जाइए, जो भी गिफ्ट अच्छा लगे मैडम जिया को वो सब दिला दीजिएगा। और ऐसा बोल के उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो मिस्टर जी मजबूर हो जाते हैं और वो जिया को नीलामी में लेके जा रहे होते हैं। और वो देखते हैं कि बालकनी में शाह खड़ी हुई है और मन में सोच रहे होते हैं कि शाह, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम इतना गुस्सा मत करो। इधर उन दोनों के जाते ही शाम को मिस्टर फू आ जाता है, उसे बोलता है कि अब हम लोगों की शादी होने वाली है। वो अगले दिन तैयार हो जाती है दुल्हन वाले कपड़े पहन के। जी के फादर बोलते हैं कि तुम फू परिवार से शादी करने वाली हो तो अब जी परिवार में वापस कभी भी मत आना। और मेरा बेटा जिया पसंद करता है अपनी लवर जिया को और वो भी अच्छे खानदान से आती है। वो कह जी चिंता मत कीजिए, आपने और आपके घर वालों ने मुझे 10 साल तक पाला पोसा, इतना ही काफ़ी था। और वो अपना सामान लेके के वहाँ से वो जा रही होती है। इधर हम सीन देखते हैं मिस्टर जी को, जिन्होंने अपनी मून लाइट को गिफ्ट वगैरह दिलवा दिए होते हैं और वो वापस आ रहे होते हैं। वो भले गाड़ी में बैठे होते हैं लेकिन उनका आज दिल खुश नहीं होता और वो काफ़ी चिंता सा फील कर रहे होते हैं और साथ में उन्हें अजीब भी लग रहा होता है, उनका मन एक जगह नहीं होता।
उनकी मूनलाइट पूछती भी है कि तुम कहाँ खोए हुए हो, तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि गुलाब पकड़े होती है अपने हाथ में, चमेली का फूल, और वो मिस्टर फू की गाड़ी में बैठी होती है। वो सीधा एक दुल्हन की शॉप में जाते हैं। जब मिस्टर फू बोलता है कि ये मेरी होने वाली पत्नी है, इसके लिए कोई गाउन दिखा दो। वो डायमंड का गाउन बोलते हैं कि मुझे वो गाउन चाहिए जो कि सबसे महंगा हो और बड़ा हो गाउन, और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हों। इधर हम सीन देखते हैं, उसे घर आके पता चलता है कि जो मैडम शॉ है आज उनकी शादी है और वो घर छोड़ के चली गई हैं। ये सुनने के बाद तो मास्टर जी को विश्वास ही नहीं होता कि वो तो मेरी नौकर थी, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। तुरंत उसके फादर आ जाते हैं कि मैं तुम्हें बता दूँ कि उसकी शादी फू परिवार में हो रही है। अब वो फू परिवार की बहू है और अब से तुम्हारा उसका कोई भी लेना देना नहीं है इस जीप परिवार से। ये सुनने के बाद तो मूनलाइट जिया का भी दिमाग ख़राब हो जाता है कि वो शादी कर रही है मिस्टर फू से, और वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। वो तुरंत ही जी को बोलती है कि तुम्हें पता करना चाहिए कि वो लोग कहाँ शादी कर रहे हैं, तुम्हें उनकी शादी को रोकना होगा। तुम्हें शाह चाहिए तो मुझे मिस्टर फू चाहिए। इधर हम शादी वाली लोकेशन को देखते हैं जहाँ पे मिस्टर फू खड़ा होता है और अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे दुल्हन की एंट्री होती है जो कि शाह होती है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि दुल्हन ने जो कपड़े पहन रखे वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसके कपड़ों में हीरे जड़े हुए हैं। इसके बाद दुल्हन शाह आगे बढ़ती है। वो सोच रही होती है भले वो शादी करी फू परिवार में, पता नहीं उसका आगे का फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन वो इन चीज़ों से खुश है कि कम से कम उसको थोड़ा लोग सम्मान तो दे रहे हैं। इधर उन दोनों की शादी हो पाती है उससे पहले ही वहाँ पे मिस्टर जिया आ जाते हैं जो कि शॉ को बोलते हैं कि तुम बिना मेरी परमिशन के शादी कैसे कर सकती हो, वो भी इस फू के साथ। तुम ये ऐसा क्यों कर रही हो। और फू के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है कि मैं शादी होने नहीं दूंगा, लेकिन फू उसकी बंदूक छीन लेता है और अपने लोगों से बोलता है कि इसे पकड़ के यहाँ से लेके जाओ, और शाह अब मेरी हो चुकी है, शाह से मेरा शादी हो के रहेगा। इधर वो शाह से बोलता है क्या तुम सब कुछ अपनी मन मर्जी से कर रही हो। जहाँ पे शाह जवाब देती है हाँ वो अपनी मन मर्जी से कर रही हूँ मैं, तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद उसकी शादी कंप्लीट होती है मिस्टर फू के साथ। ये देखने के बाद तो मिस्टर जी बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ता है। इधर वो अपने कमरे में होती है और सोच रही होती है कि ये तो मैंने सिर्फ ऐसी नकली में शादी कर ली थी, क्या फू परिवार इस शादी को सच में एक असली शादी समझता है। तो फिर पीछे से फू मिस्टर फू आ जाते हैं जो कि उसे बोलते हैं कि तुम किधर भाग रही हो। वो उसे बोलती है कि हम लोग नकली शादी कर रहे थे। वो उसे बोलता है लेकिन तुमने मुझे दवा तो असली दी थी, नशीली दवा, और हम लोग एकदम एक साथ भी थे उस दिन, तो तुम अभी दिखावा क्यों कर रही हो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एज अ कपल नाइट स्पेंड करते हैं, और अब से दोनों पति पत्नी के रिश्ते में आ चुके होते हैं। इधर हम सीन देखते हैं मिस्टर जी को उसके पिता पीट रहे होते हैं कि शाह को भूल जाओ, शाह फू परिवार की है। इधर यही बात पीछे से मिस मूनलाइट दिया आ जाती है कि कुछ भी हो जाए हमें फू और शाह को अलग अलग करना होगा। लेकिन गुस्से में मिस्टर जी उठता है, बोलता है मैंने तुम्हारी वजह से शाह को हमेशा नीचा दिखाया, कभी मैंने उससे प्यार नहीं किया, सिर्फ चिंता तुम्हारी जताई। अगर मैंने सब ना किया होता तो शाह मुझे छोड़ के कभी भी ना जाती। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये देखने के बाद तो जिया वहाँ से भाग जाती है। इधर हम सीन देखते हैं शाह को जो कि अपनी सासू माँ को चाय परोस रही होती है और कह रही थी सासू माँ चाय। सासू माँ उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है। ये देख के उसे समझ में आ जाता है कि जी परिवार बहुत ही घटिया था और फू परिवार बहुत ही अलग है, इसमें लोगों का सम्मान किया जाता है। इधर शादी के दूसरे तीसरे दिन ही शाह को अपनी सासू माँ से खानदानी कंगन मिल जाते हैं। वो मना करती है कि कंगन बहुत ही महंगे हो गए, लेकिन सासू माँ बोलती तुम तो अफू परिवार की बहू हो शाह, तुम्हें इन्हें रख लेना चाहिए। उसे शाह को अपने पति से तिजोरी की चाबी भी मिल जाती है। वो खुश होती है कि वाकई फू परिवार बहुत ही अच्छा है और वो लोग उस पर भरोसा भी करते हैं कि हाँ वो एक अच्छी बहू बन सकती है, फू परिवार को आगे बढ़ा सकती है। ये देख के वो काफ़ी खुश होती है। मिस्टर फू बोलते तुम क्या सोच रही हो। शाह बोलते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी शादी कर सकती हूँ, मेरा परिवार इतना अच्छा हो सकता है। इसके बाद वो सासू माँ के साथ बैठी होती है, सासू माँ के साथ बातचीत कर रही होती है। तो सासू माँ बातों बातों में बताती है कि एक बार जो फू था बचपन में खो गया था और कुछ लोगों से किडनैप करके कसिनों में बेच दिए थे। कसिनों के लोगों से मारपीट रहे थे, तभी बचपन में किसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। तब से जो मिस्टर फू था वो उस बचपन वाली लड़की को ढूंढ रहा था और बोलती है कि सबसे अच्छी बात है कि ओफो को बचपन वाली लड़की मिल गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन है। तब जाके हमारी हीरोइन को समझ में आ जाता है कि वो लड़की मैं ही हूँ, तभी फू मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था। उसने मुझे कभी भी क्यों नहीं बताया कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था इतना अच्छा। इधर वो रात में सोई नहीं होती, बस वो बात नहीं कर रही होती, चुपचाप लेटी होती है। फू से पूछ लेता है कि तुम
आज कुछ बात क्यों नहीं करी? जैसे तुमने मेरी माँ से बात करी है, तुम कुछ भी बोल क्यों नहीं रही हो? वो उससे बोलती है कि बचपन में मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तभी तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो। अगर मैंने तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम मुझे कभी ध्यान देते ही ना। वो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें देख के ही पहली बार मैं लव करने लग गया था। फिर मैंने तुम्हारे बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि तुम ही नहीं मेरे बचपन में जान बचाई थी। सुनने के बाद वो खुश हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो मिलने के लिए जाती है जी परिवार में आखिरी बार, कि जी के फादर ने उसको भले डांटा पीटा हो लेकिन वो भी उसकी केयर करते रहे थे। तभी मिस्टर जो उसे खींच ले जाता और बोलता है कि तुम फू को डिवोर्स दे दो और तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना के जी परिवार में रखूँगा, हर कोई तुम्हें सम्मान देगा। उसे आप मना कर देती है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अब वो मिसिस साओ फू बन चुकी है और तुम्हें जिया के पास रहना चाहिए। लेकिन वो उसके साथ ज़बरदस्ती को करने की कोशिश करता है, तब भी वो गन पॉइंट कर लेती है कि भले आप पहले मेरे मास्टर थे लेकिन अब आप मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन थे। वो बोलता तुम चला दो मेरे ऊपर गोली, क्योंकि ये सब देखने से अच्छा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ इस दुनिया को छोड़ के। तब भी अमित जी के फादर आ जाते हैं और वो बोलते हैं शाह तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे बेटे के ऊपर बंदूक कैसे तान सकती हो, हमारा जी परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं कि हेड मास्टर जी आपको सोच समझ के सब बोलना चाहिए, क्योंकि अब वो शाह नहीं बल्कि मिसेस फू शाह है। और इसके बाद जो उसके सामने गन पॉइंट मिस्टर जी कर देता कि फू ये सब तेरी वजह से हो रहा, तुझे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तो शाह भी गन पॉइंट कर देती है मिस्टर जी के ऊपर कि अगर तुम मेरे पति को मारने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मिस्टर जी बोलते हैं मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तभी दोनों बंदूक चला देते हैं। मिस्टर फू को भी गोली लगती है और साथ में मिस्टर जी को भी। इधर वो मिस्टर फू से बोलते तुम ठीक हो ना? वो बोलता है मैं ठीक हूँ। इधर मिस्टर जी बोल रहा होता है कि तुमने फू के लिए मेरे ऊपर गोली चला दी, तुम बहुत बुरी हो। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं बुरी नहीं बल्कि मैं अब शादीशुदा हूँ, वो मेरा पति है और मैं हमेशा अपने पति की तरफ ही रहूँगी। अगर तुमने मुझे और मेरे पति को परेशान किया तो मैं तुम्हें सचमुच नहीं छोड़ने वाली, तुम इतना याद रखना मास्टर जी। और इसके बाद बोलती है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म होता है मिस्टर जी, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं जानने वाली और ना पहचानने वाली। इधर जी के फादर परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, मेरे बेटे को भी गोली लगी है। इधर हमारी हीरोइन तुरंत ही मिस्टर फू को डॉक्टर के पास लेके जाती। डॉक्टर बोलते सब कुछ ठीक है। इधर वो मिस्टर फू को हक कर लेती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली। बोलता मैं भी समझता हूँ कि तुम मुझे प्यार करने लगी हो। इधर हम देखते हैं जी को, जिसने अभी भी हार नहीं मानी होती, वो फैसला करता है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो शाह को अपने से दूर जाने नहीं देगा। वो एक और प्लान बनाता है अपने हेल्पर के साथ। इधर इन दोनों ने मिल के शाह को किडनैप कर लिया होता है। जब ये बात मिस्टर फू को पता चलती है तो वो जाते हैं और जी के लोगों से फाइटिंग करते हैं और मेन जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे शाह का किडनैप हुआ होता है। वो देखते हैं कि शाह को बांध रखा गया है रस्सियों से और सामने जी खड़ा हुआ है। जी बोलता है कि फू तुम यहाँ पे कैसे पहुँच गए, मैंने तो बहुत सारे बंदे लगा रखे थे। मिस्टर फू बोलता है मैंने उन सब को पीट दिया और आज तुम्हारी भी मौत आई है। और वो मिस्टर जी को वहीं पीटता है और इसके बाद शाह की रस्सियाँ खोलता है, शाह को बचाता है और जी को पकड़ के पुलिस ले जाती है कि तुमने किसी का किडनैप किया है। इसके बाद फू अपनी बीवी शाह को घर लेके जाता है और बोलता है आपसे हम तुम साथ में रहेंगे और हमें परेशान करने वाला कोई भी नहीं है। और ये ऐसा ड्रामा ख़त्म हो जाता है एंड ये ड्रामा बहुत ही प्यारा होता है। आई होप आपको ड्रामा पसंद आया हो। अगर जिसको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना और मैं ऐसे ही आपके लिए ड्रामा लाती रहूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मैगी शू चैनल को और साथ साथ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अगर अच्छी लगे एक्सप्रेशन तो प्लीज़ कमेंट इट। थैंक यू।